22 मिनट, करीब 22 मिनट लंबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएनजीए में यह संबोधन। सीधे आपको लेकर चलते हैं। विवेक काटजू साहब हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। विवेक सर, अगर मैं आपसे समझना चाहूं, दो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बातें आपको इस 22 मिनट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में कौन सी लगी सर? देखिए, और चीजों का तो जिक्र और बिंदुओं का जिक्र हमारे सहयोगियों ने कर दिया है। मुझे जो सबसे एक बात महत्वपूर्ण लगी वो एक सिद्धांत की बात। आज के दिनों में चीन प्रगति कर रहा है और दुनिया में वो धारणा बनाने की कोशिश कर रहा है कि लोकतंत्र के जरिए विकास नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने जोर दे के कहा कि लोकतंत्र के जरिए विकास हो सकता है और हुआ है। उन्होंने भारत में जो विकास हुआ है, जो हम कोशिश कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं, उसका विस्तार में वर्णन किया। इसमें हमारे पाकिस्तान से एक दोस्त बैठे हैं, वो भी मुझे लगता है यहां चीन जो सिद्धांत फैलाने की कोशिश कर रहा है उसका विरोध करेंगे और हमारे प्रधानमंत्री से सहमति जताएंगे, क्योंकि उनका देश के तो जो रिश्ते हैं चीन से बहुत ही क्लोज हैं। लेकिन चीन की क्या वो इस प्रिंसिपल को भी मानते हैं कि कोई विकासशील देश डेमोक्रेसी के जरिए, लोकतंत्र के जरिए विकास नहीं कर सकता? यह प्रश्न जो प्रधानमंत्री ने उठाया है वो दुनिया के लिए मेरा मानना है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आजकल ये धारणा बनती ही जा रही है दुनिया भर में और चीन इसको बहुत तेजी से फैला रहा है कि हमारा विकास देखो, हम किस तरह हमारा उत्थान हुआ है, हमारा जो सिस्टम है वो दुनिया के लिए और खास तौर से विकासशील देशों के लिए सबसे अव्वल है, इसी के जरिए विकास होता है। प्रधानमंत्री ने आज साफ कह दिया कि यह गलत धारणा है। बिल्कुल, और वो भी आंकड़ों के जरिए। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है, वो भी आंकड़ों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस विकास की यात्रा का जिक्र किया गया। कैसे 43 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया, 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज की सेवा हिंदुस्तान की तरफ से दी जा रही है, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के मकान देकर उन बेघरों को घरों का मालिक बना दिया गया। मतलब विकास वही सही जो सर्वसमावेशी है और ये लोकतंत्र में ही संभव है। इस बात को रेखांकित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। और महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि खासतौर से आतंकवाद को लेकर भी एक तरीके से आईना दिखाने का काम जो पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बिना नाम लिए, और अफगानिस्तान को लेकर जो पूरी दुनिया को एक दायित्व समझाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जरा वो सुनिए। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान को लेकर किस तरीके की चिंताएं यहां पर व्यक्त की हैं, पूरी दुनिया को एक तरीके से आगाह किया है। आप देख सकते हैं मेरे सहयोगी विकास भदौरिया जो ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और साथ ही खास मेहमानों का पैनल। अब मैं सीधे आपको लेकर चलती हूं खुशबू रोले जो एडवाइजर हैं, बोर्ड मेंबर ऑफ इंडिया वॉइसेस फ्रॉम ट्रंप कोalition, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। खुशबू, एक तरीके से अफगानिस्तान को लेकर मामला दो धारी तलवार जैसा है। इस बात को लेकर भी दुनिया को आगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि अफगानिस्तान का गलत इस्तेमाल ना हो, अफगानिस्तान
की धरती का आतंकवादी फायदा ना उठाएं और ना ही कोई दूसरा देश अपना हित साधने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अफगानिस्तान का फायदा उठाए। साथ ही साथ दुनिया को भी दायित्व निभाना होगा अफगानिस्तान की जनता, महिलाओं, बच्चों, माइनॉरिटीज के लिए। खुशबू, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वहां के लोगों को आज सबसे ज्यादा पूरी दुनिया की जरूरत है। अगर आज कोई उनके साथ खड़ा हो सकता है, उन्होंने इतने सालों फाइट किया एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को, बट हार कर जिस तरीके से पुल ऑफ हुआ वो अच्छा तरीका नहीं था, एंड दे गेव अप। बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन है वहां के लोगों के लिए, वहां की महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो कब से कोशिश कर रहे थे कि वो फ्रीडम कभी ले पाएंगे, बट अब दे आर बैक इन द सेम सिचुएशन जहां पे उनके साथ कुछ भी हो सकता है, हाथ काटना, उनके रूल्स आर वेरी पढ़ाई है नहीं है, हु नोज। इस सिचुएशन में जो मोदी जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके साथ खड़े होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आखिरकार वो नेशन हमारी नेबरहुड में आता है, और किसी भी नेशन को अगर इस तरह छोड़ दिया जाए, वहां पे टेररिज्म पनपता है, वो पूरी दुनिया में कहीं भी एज अ बीमारी फैल सकता है। उसके पहले उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो आज की डेट में अगर हम ये सोचें जो हो रहा है वो हो ही नहीं सकता, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा और सबको मिलके करना पड़ेगा आज की डेट में। और इन अ वे हमें अलायंसेस पता है किसके कहाँ कहाँ हैं, पाकिस्तान, चीन साथ में काम करते हैं, पाकिस्तान का क्या हाथ है तालिबान में, इनडायरेक्टली सबको सब चीजें पता है। बट ये एक और बात मोदी जी ने कही, वो बिल्कुल सही कही, कि पाकिस्तान और या किसी भी नेशन को जो ऐसी किसी चीज को सपोर्ट करता है, उसको समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली इन चीजों को सपोर्ट करने का ये इट इज दो-धारी तलवार, उन पर भी उतना ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए ना, पाकिस्तान से हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है। पाकिस्तान से हमारे साथ खास मेहमान अब्दुल समद याकूब, जो कि स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी के, वो मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लेकर चलते हैं अजय जैन भुटोरिया, जो कि बाइडेन समर्थक माने जाते हैं। वो इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। और भुटोरिया साहब, मैंने आपको इंतजार इसलिए कराया ताकि आप सब पक्षों को सुन लें। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 22 मिनट लंबा संबोधन, आप किस तरीके से इसको पढ़ रहे हैं, कैसे रीड कर रहे हैं? आई थिंक जो आज की डेट में जो बदलता हुआ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के अराउंड जो चेंजेस हो रहे हैं, उसको संदर्भ में रखते हुए ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का स्टेटमेंट और जो अभी दिया उन्होंने यूएन में, बहुत इम्पोर्टेंट है। आई मीन इसमें डायरेक्ट इंडिकेशन दिया है कि जो इंडो पैसिफिक ओशन के जो रीजन है उसका इस्तेमाल, जो चाइना का एक्सपेंशन हो रहा है उस रीजन में, और जहां वहां पर खतरा हो रहा है, और जो क्वाड डिस्कशन में ऑस्ट्रेलिया को यूएस ने न्यूक्लियर सबमरीन्स इसीलिए दे रहे हैं ताकि चाइना का एक्सपेंशन को रोक सके, जो कि इंडिया के लिए भी खतरा है, ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरा है, जापान के लिए भी खतरा है। तो उसमें भी मोदी जी ने डायरेक्टली एक हिंट दिया, एक स्टेटमेंट दिया चाइना के लिए, और पाकिस्तान का और जो भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है और अफगानिस्तान का जो लग रहा है, जो कि आतंकवादियों का टेररिज्म के ग्रोथ होने की संभावना है और उसका मिसयूज होने का पॉसिबिलिटीज है, तो उसके लिए भी इंडिया इज शोइंग ए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अगेंस्ट टेररिज्म एंड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, इसीलिए मैं बार-बार इस बात को दोहरा रही हूं कि विश्व गुरु की अपनी भूमिका में विश्व हित से जुड़े, मतलब दुनिया के फायदे से जुड़े हर मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर अपनी बात रखी है और हर खतरे से, जो दुनिया के सामने खतरा है, उससे आगाह करवाने का काम किया। और बिना नाम लिए कैसे पाकिस्तान, इमरान खान की आतंक नीति को दुनिया के सामने बेनकाब कर डाला एक बार फिर से इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जरा वो सुनिए। हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है, इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा।
रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। सुरक्षा परिषद में भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान बनी विस्तृत सहमति विश्व को मैरीटाइम सिक्योरिटी के विषय में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। एग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए और इस वक्त सत्ताधारी पार्टी जो पाकिस्तान की है, इमरान खान की पार्टी, उसी के प्रवक्ता अब्दुल समद याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल समद याकूब साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं सर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल जो करते हैं, जब ये कहते हैं कि इस बात पर ध्यान देना होगा कि अफगानिस्तान के नाजुक हालात का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए फायदा ना उठाए, तो पूरी दुनिया को समझ में आता है कि पाकिस्तान को लेकर बात हो रही है। सर, और कितना बेनकाब होंगे? देखें, मैंने भी स्पीच सुनी है। ओवरऑल एक बैलेंस स्पीच थी और अगर मैं कुछ गलत समझ पाया हूं तो काजू साहब मेरी करेक्शन कर सकते हैं क्योंकि वो एक सीनियर डिप्लोमेट रहे हैं। देखें, पहली बात तो वैक्सीन को लेके उन्होंने सॉफ्ट पावर, इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसके हवाले से बात की। फिर उन्होंने इंडिया के जो घरों की बात की, वो अपनी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की बात की। फिर उन्होंने जो आप आतंकवाद के मुद्दे पर जवाब देने से बच रहे हैं क्या? समद साहब, आप आतंकवाद के मुद्दे पर जवाब देने से बच रहे हैं क्या? हाँ, नहीं, मैं आपसे जिस मुद्दे पर सवाल पूछ रही हूँ सर, प्लीज उस पर जवाब दीजिए। मतलब जब दुनिया के सामने बात ये होती है कि साहब आतंकवाद को पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल ना होने दिया जाए, अफगानिस्तान में जो नाजुक हालात हैं, दुनिया को इस बात के लिए जो प्रधानमंत्री आगाह करते हैं कि अफगानिस्तान के हालात का कोई देश अपने फायदे के लिए इस्तेमाल न कर ले जाए, तो पूरी दुनिया समझती है कि वो पाकिस्तान की बात हो रही है। सर, मैं ये कह रही थी आपसे, इस पर जवाब दे दीजिए। अगर आपने मुझे सुना होता तो मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था। अगर मोदी साहब ने ये कहा कि अफगानिस्तान की सॉइल इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए तो कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने। वो यूएन रेजोल्यूशन 2593 में भी वो बात थी। अगर उन्होंने ये कहा कि टेररिज्म को पॉलिटिकल उसका यूज नहीं होना चाहिए तो वो भी गलत बात नहीं थी, वो भी बिल्कुल ठीक बात की उन्होंने कि दुनिया की किसी स्टेट को भी पॉलिटिकल यूज नहीं करना चाहिए एज अ टूल के तौर पे। हम भी उस बात से सहमत हैं कि किसी को भी नहीं करना चाहिए, उसमें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। इसी से मैं आगे आ रहा था। उन्होंने फिर उस टेररिज्म को लेकर, टेररिज्म पे बहुत बात हो चुकी है, फिर उसके बाद उन्होंने बात की जो समंदरों की बात की, वो जाहिर है क्वाड के हवाले से थी, इंडो पैसिफिक के हवाले से थी। बहुत बढ़िया बात है। अगर आप हर बात पे सहमति जता रहे हैं सर, फिर तो आप लोग भारत की लाइन टो कर लीजिए ना। फिर क्यों आप लोग इतनी जल्दबाजी में है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है आप उसको मान्यता दिलाना चाहते हैं, आप यूएन के अंदर तालिबान को रिप्रेजेंटेशन दिलाना चाहते हैं, आप मान रहे हैं कि हिंदुस्तान सही बात करता है। एक तो कम से कम इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि जब भारत यह कहता है कि कोई देश
अफगानिस्तान की धरती का अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल ना करे, वो जो आतंकवाद को पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाम लेना नहीं पड़ता है सर। दुनिया समझती है कि बात पाकिस्तान की हो रही है। बस मैं ये आपसे जवाब लेना चाह रही थी, पर आपके पास जवाब नहीं है। काटजू साहब के पास लेकर चलती हूं मैं दर्शकों को। काटजू साहब, जो बात यहां पर कह रहे हैं समझ साहब, प्लीज जवाब दे दीजिए। देखिए, दो चीजें। एक तो मुझे खुशी है कि हमारे पाकिस्तानी मित्र ये कह रहे हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री की स्पीच बहुत बैलेंस थी। उनके मुंह से ये शब्द जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये पहले पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि ये सच बोले कि हमारी स्पीच बैलेंस्ड होती। और वो ये भी मानेंगे कि इनके जो प्रधानमंत्री की स्पीच थी वो कैसी थी। इसको अगर तराजू में तोलें तो वो खुद समझ जाएंगे कि वो क्या बोले। दूसरी चीज जो प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान के हवाले से कही, उससे भी हमारे दोस्त सहमत हैं, तो वो तो बहुत बड़ी चीज। क्योंकि अब सवाल ये है कि पाकिस्तान का दायित्व बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि तालिबान पर काबू लगाएं। उनको विजय तो दिला दी इन्होंने, लेकिन अब शांति को, अमन की विजय होनी चाहिए। और अफगानिस्तान में उसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से, पूरी तरह पाकिस्तान पर है। आपने अब तालिबान को आगे बढ़ाया, उनको विजय दिलाई, उनको हर तरह से उनका सपोर्ट किया। अब जो वो विजय पा चुके हैं फौज का इस्तेमाल करके, अब आप उन पर अंकुश लगाएं, ये जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चल सकते हैं समझ साहब, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चल सकते हैं। कथनी करनी में फर्क नहीं चल सकता है। यहाँ टेलीविजन पर बैठकर आप सहमति जताते हैं, लेकिन वहीं पीछे से आप लोग आतंकवाद और तालिबान को बढ़ावा देते हैं। ये खेल नहीं चलने वाला। इसी को बेनकाब करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किया है यूएनजीए जैसे विश्व मंच से। मैं आपके पास आऊंगी सर, जरा एक बार दर्शकों को लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी विकास भदौरिया ग्राउंड जीरो न्यूयॉर्क से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, नाम तो एक बार भी नहीं लिया, लेकिन प्रहार ऐसा कि इस वक्त पाकिस्तान पस्त है। ये बिल्कुल नाम लेने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं उनसे दुनिया वाकिफ है, और उसका नाम लेकर आप और निचले स्तर पर नहीं गिर सकते। कल जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का भाषण हुआ, वो जिस स्तर पर नीचे जाके गिर गया, उस स्तर की बराबरी किसी भी देश के राष्ट्र प्रमुख को करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन देखिए, बिना नाम लिए जब जवाब दिया जाता है, तीखा हमला किया जाता है, करारा जवाब दिया जाता है, तो बिलबिलाहट और ज़्यादा होती है। क्योंकि वो ये कह भी नहीं सकता कि हमारे लिए कहा, और ये बता भी नहीं सकता कि किसके लिए कहा। तो इसलिए पाकिस्तान में तिलमिलाहट ज़्यादा होगी। लेकिन देखिए, आप कब तक सच्चाई से भागेंगे? आप कब तक इस बात से बचेंगे कि एक आतंकवादी पैदा करने वाले मुल्क हैं? आप आसपास के हर देश में आतंकवादी भेज रहे हैं, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो। सब जगह आप आतंकवादियों की फैक्ट्री बनकर सप्लाई कर रहे हैं आतंकवादियों की, और दुनिया का हर देश मानता है। आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर गाड़ के इस सच्चाई से बच नहीं सकते। अगर आप बचने की कोशिश करेंगे तो आज जो बात सिर गाड़ने के साथ साथ ये एक तरीके से चोरी और सीनाजोरी भी है। विकास, मैं जरा सा दर्शकों को लेकर चलती हूँ। अजय जैन भुटौरिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भुटौरिया साहब, आप बाइडेन समर्थक हैं, अमेरिका में आपके सरकार चल रही है, और ऐसे में जो इमरान खान है, जब वो अपना संबोधन करते हैं तो वो तो तराजू के एक ही पलड़े में रख देते हैं ना अमेरिका और पाकिस्तान को। वो तो कहते हैं कि जो कुछ हुआ है उसके लिए अमेरिका उतना ही जिम्मेदार है। पाकिस्तान तो अमेरिका की लड़ाई लड़ रहा था, और अभी तक बाइडेन साहब की तरफ से तो फोन भी नहीं आया है। इमरान खान तो अभी भी फोन का इंतजार ही कर रहे होंगे शायद। देखिए, अमेरिका अपनी लड़ाई लड़ रहा था। अमेरिका अफगानिस्तान गया था उनकी मिशन के लिए कि अलकायदा को ख़त्म करना था। उसके बाद में अमेरिका वहाँ पे स्टेड लॉन्गर टू सपोर्ट द नेशन बिल्डिंग, और 20 साल तक अमेरिका जो वहाँ पे रहा, वो हमने देखा कि फर्स्ट वुमेन member of parliament बनी, हजारों ladies and women went to college and grew up in that era। और अमेरिका को अभी डिसाइड किया कि उनको ये कंटिन्यू नहीं करना है कि अपने रिसोर्सेज, अपने सैनिक
किसी दूसरे देश में कंटिन्यूअस वहाँ पे रहना नहीं है, इसलिए अमेरिका ने विड्रॉ करने का डिसाइड किया। और ना ही इसमें कोई ये पाकिस्तान या कोई दूसरा देश अमेरिका को नहीं कह रहा था कि कितना रहना है या जाना है, ये अमेरिका की अपनी डिसीजन थी। तो वो है। और ओसामा बिन लादेन वाज फाउंड इन पाकिस्तान, और सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और सब कुछ दिनों पहले मैंने एक राउंड टेबल करी थी जहाँ पे अफगान अमेरिकन लीडर्स के साथ में करी थी। तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि दे आर वेरी अनहैप्पी अबाउट द रोल ऑफ पाकिस्तान, and they were telling that the Pakistan had destroyed their country, Afghanistan, they have destroyed their country, and they were pleading US officials, please take action on Pakistan and not support it anymore. So वो अफगान अमेरिकन लीडर्स जो यहाँ के US में बड़े बड़े अफगान अमेरिकन लीडर्स हैं, सर ये तो अमेरिका का पक्ष हुआ ना, लेकिन जब पाकिस्तान दुनिया के सामने संदेश देता है तो पाकिस्तान खुद को बेचारा दिखाने के लिए, और एक तरीके से जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का आप कल का भी संबोधन देखिए तो ऐसा लग रहा था जैसे बस हाथ में उनके कटोरे की कमी थी, दुनिया से उनको मदद ही चाहिए थी। अभी भी ऐसा लग रहा था कि वो लड़ाई लड़ेंगे अफगानिस्तान के लिए। कुल मिलाकर मुझे लगता है खुशबू को आना चाहिए यहाँ पर। खुशबू, भारत जिस तरीके से मजबूती से खड़ा हुआ इन तमाम परिस्थितियों में नजर आ रहा है। अमेरिका में तीन राष्ट्र प्रमुख बदले, लेकिन भारत का रुख जो है आतंकवाद को लेकर, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर जरा नहीं बदला। अपने रुख पर हिंदुस्तान कायम। खुशबू, बिल्कुल सही कहा आपने, हिंदुस्तान अपने रुख पर कायम है और मोदी जी तो बिल्कुल अपनी बात पे एब्सोल्युटली कायम है। मैं एक बात जरूर कहूंगी, जब ट्रंप सरकार के दौरान हमारे बॉर्डर पे जो प्रॉब्लम हुई थी, ट्रंप सरकार ने विद इन डेज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करके हेल्प प्रोवाइड की थी, यहां तक कि गर्म कपड़े प्रोवाइड किए थे, लॉट ऑफ दैट, जो मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि बाइडेन गवर्नमेंट को फिर भी डिस्कस करना पड़ा। और हम सोच रहे थे कि ये क्या हो रहा है, हो गई चीजें, जो हो रहा है आई मीन इंटरनेशनली देशों को साथ में आना ही पड़ेगा बायलैटरल तरीकों से। बट एक बात और मैं कहना चाहूंगी, ये जो पाकिस्तान का मुद्दा आप उठा रहे हैं, पाकिस्तान कंपैरेटिवली एक छोटा नेशन है। जैसे आपने बोला कि वो ऑफ कोर्स वो काफी सारी दुनिया से ग्रांट्स लेता है, और ग्रांट्स का क्या करता है हम सब जानते हैं, और वो कहना और करना अलग है। कहने को भले बोले कि मुझे शायद अफगानिस्तान को सेटल करना है, बट वो क्या किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं वो अगेन, जैसे आपने कहा, दो कोई दुनिया बात। बट एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, चाइना की हेल्प है पाकिस्तान के पास। चाइना बहुत पावरफुल नेशन है आज की डेट में, और वो बढ़ता जा रहा है, और कंपैरेटिवली पाकिस्तान आज उनको हेल्प कर सकता है, तो चाइना उनको हेल्प कर रहा है। अगर उनको लगता है कि ये हमेशा ऐसा रहेगा, इट माइट जस्ट चेंज। इसलिए पाकिस्तान को फ्यूचरिस्टिक देखना चाहिए कि क्या सच में कोई उनका दोस्त है, बिकॉज चाइना सिर्फ अपना दोस्त है जहां तक जिस तरीके से उसका रवैया है, वो अपने सारे नेबरिंग कंट्रीज के लैंड को लेना चाहता है। महत्वपूर्ण बात आप कर रही हैं, इस पर मैं जवाब लूंगी। पाकिस्तान की तरफ से हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, समद साहब का हम जवाब लेंगे, लेकिन एक बार पहले जरा दर्शकों को सुनाते हैं किस तरीके से नाम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन प्रहार उन्होंने यूएनजीए के मंच से ऐसा किया कि पाकिस्तान पूरी तरीके से पस्त। एग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है, और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी
हमारी साझी विरासत है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। सुरक्षा परिषद में भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान बनी विस्तृत सहमति विश्व को मैरीटाइम सिक्योरिटी के विषय में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। अध्यक्ष महोदय, भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, कालातिक्रमात् काल एव फलम पिबति। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के हर पैतरे की पोल खोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रख दी गई है। एक और खास मेहमान बाइडेन समर्थक पलाश गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े। मैं उनके पास चलूं उससे पहले मुझे लगता है पाकिस्तान से जो खास मेहमान हमारे साथ, पाकिस्तान की जो सत्ताधारी पार्टी है इमरान खान की पार्टी, उसी के प्रवक्ता अब्दुल समद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बस उनसे मैं ये जानना चाहती हूं कि अब्दुल समद साहब, पहले पाकिस्तान के हाथ में कटोरा होता था कि हम तो जी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तब आप लोग बेनकाब हो गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।